अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल नंबर 10 आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसका जो नेम है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल होता क्या है? दिस इज़ अ अमाउंट दैट इज़ इन्वेस्टेड बाय ऑल पीपल टू रिटेन सम अमाउंट और पर्पस ऑफ प्रॉफिट। ऐसी अमाउंट जो कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो वो इन्वेस्ट की जाती है ताकि वो कोई प्रॉफिट वगैरह कमा सकें। ठीक है, इसकी टू टाइप्स हैं, इक्विटी या जिसे शेयर्स भी कहते हैं, और डेट या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह, ये तमाम इसकी टाइप्स हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, जो कि कैपिटल की कॉस्ट होती है जो कि आप शेयर्स वगैरह कंपनीज देती हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स दिए जाते हैं या फिर उनको मुनाफा दिया जाता है। उसके बाद में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा, जिसमें सबसे पहले मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आएगा जो कि मार्केट के लिहाज से होगा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो कि मार्केट से ज़्यादा मुनाफा अगर वो दे तो वहाँ पे रेट बढ़ जाता है। अगर एक किसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे कहते हैं कि अगर ऐसी मार्केट जहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जो मार्केट से ज़्यादा आपको मुनाफा दे, तो वहाँ पे उस चीज़ का शेयर का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अदर बेंचमार्क मतलब पिछले सालों के लिहाज से जो रेट देखा जाता है, जब इंडस्ट्री वगैरह एक पहले से चलते हुए रेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसे बेंचमार्क कहेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी। कॉस्ट ऑफ कंपनी को इतना मुनाफा कमाना चाहिए कि वो ये अदा कर सके। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये इस प्राइस पर की जाती है जो लोग अदा करते हैं, मतलब मार्केट प्राइस के लिहाज से शेयर जो उनको देते हैं वो उसमें दिए जाते हैं। मिसाल तौर पे अब अगर 50 का शेयर है तो हिसाब जो है वो 50 रुपये के हिसाब से होगा, कॉस्ट के लिहाज से होगा। कॉस्ट ऑफ डेट में यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट ऑफ डेट होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से देखी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी टू टाइप की होती है, कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक। इक्विटी आपको पता है किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के ऑनर या शेयर होल्डर्स की तरफ से की जाती है, और रिस्क जो होता है वो भी दोनों ही जो बेयर करते हैं। अब कॉमन शेयर्स या कॉमन स्टॉक, ये लोग कंपनी के असल मालिक होते हैं, जो कॉमन शेयर्स वाले। इनका फर्स्ट राइट होता है कि वो परचेज़ कर सकें न्यू शेयर्स। एनुअल जनरल मीटिंग में इनकी डिसीजन पावर होती है। ये वोट फॉर रिजेक्ट और सिलेक्शन के लिए हक अदा रखते हैं। राइट ऑन लिक्विडेशन ऑन द लास्ट, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो इनका जो राइट है वो लास्ट पे होता है। अब उसके बाद में प्रेफर्ड स्टॉक होता है, ये जिनको प्रेफरेंस दी जाती है उन्हें प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। फर्स्ट ये प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट टू रिटर्न बैक अमाउंट ऑन द लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन होती है तो सबसे पहले ही इनको पैसे मिलते हैं। डिविडेंड रेट इनका फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इनकी होती है। डेट जो आपका दो तरह का होगा, एक बॉन्ड्स की सूरत में जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, जब हम कुछ पैसे उधार लेते हैं तो इस पे इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये डेट होगा। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है कि मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कोई चीज़ वगैरह एक ख़ास कीमत पर सेल हो रही है, इसकी मार्केट प्राइस को देखा जाएगा कि कितनी इसकी जो है मार्केट प्राइस है और इसकी प्रेजेंट प्राइस क्या है। उसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC। ये एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच इन टोटल कैपिटल। ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इक्विटी है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट है इक्विटी की एंड डेट की, जो कि कैलकुलेट की जाती है जितनी परसेंटेज है उसके लिहाज से। उसमें जितनी भी परसेंटेज होगी डेट की और इक्विटी की, उन दोनों के में ये कैपिटल में, उसके लिहाज से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ इसी वक्त ठीक होगी जब दोनों चीज़ों की मकदार वगैरह एक जैसी हों। ठीक है, तो यहाँ पे वेट क्या कहेंगे? अमाउंट, सिग्निफिकेंस, वेट वगैरह। दिस परसेंटेज को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस परसेंटेज ऑफ रिटर्न दैट वी हैव टू अर्न टू सेटिस्फाई ओवर ऑल एक्टिविटीज़। ये इसलिए जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए, इस परसेंटेज रिटर्न के ज़रिए हम अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ का जो हम अर्न करते हैं, ये इससे हम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं कि हमने इतना कमाया है। उसके बाद में फ़ॉर्मूला इसका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके फाइनल के लिहाज से।
WAAC फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ इक्विटी। पहले कॉस्ट आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ इक्विटी के, देन फिर हमने प्लस करना है, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ डेट, और इनको मल्टीप्लाई हमने करना है 1 माइनस टैक्स रेट के साथ। टैक्स रेट जो आपका वो इसमें से माइनस जो 1 में से माइनस होगा। और टैक्स शील्ड वो बेनिफिट जो हमें डेट की कॉस्ट बेयर करते हुए हम हासिल करते हैं। टैक्स शील्ड किसे कहते हैं कि जब हम डेट की जो हमारी उसकी कॉस्ट होती है वो हम बेयर करते वक्त जो हासिल कर रहे होते हैं, या सेविंग्स इन टैक्स को भी हम कह सकते हैं टैक्स शील्ड। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल आपको बताया गया है, यहाँ पे टाइप ऑफ कैपिटल्स बताए गए हैं। कॉमन स्टॉक 3 लाख है अमाउंट कॉलम 2 में, और प्रेफर्ड स्टॉक की 2 लाख है। लोन बॉन्ड्स लीज टोटल इसकी आपको 8 लाख यहाँ पे अमाउंट बताई गई है। फिर यहाँ पे आपको इस टेबल में कॉलम 3 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 22%, 18% प्रेफर्ड स्टॉक की है, लोन्स की 14% है, बॉन्ड्स की 17 एंड लीज की 19%। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपकी आ रही है ये प्रॉफिट हमें इन सबको प्लस करके ये प्रॉफिट जो हमें कमाना है ताकि हम अपने जो अखराजात कर सकें। ठीक है, अब इन सबको कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, ये हमने सारे यहाँ पे प्लस कर लिए। ठीक है, तो उसके अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो 66,000 कैसे आया। 3 लाख का आपने 22% लेना है, ठीक है, परसेंटेज कॉस्ट की, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। इसी तरह से आपने 2 लाख का 18% लेना है, तो आपके पास 36,000 इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। और इसी तरह से सबकी आपने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है परसेंटेज के लिहाज से। तो यहाँ पे आपकी WAAC इज़ इक्वल टू 1,51,000 डिवाइड होगा 8 लाख से, जो कि आपकी टोटल अमाउंट है। और आपके पास WAAC की वैल्यू आएगी 0.18875, जो कि परसेंटेज में जाके आपकी 18.875% बन जाएगी। ठीक है, if the company earns 18.87 on the entire capital of 8 lakh, it will be able to pay to its all the capital holders। असल में टारगेट प्रॉफिट को देखना होता है कि कितना मुनाफा कमाना है सबको अमाउंट को मिलाकर। इससे ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा मुनाफा बचेगा, और कम खर्चे निकाल कर प्रॉफिट रिटेन कहेंगे इसको। अगर जो इसका मुनाफा जो निकाल के जो हमारे पास बचेगा अमाउंट, ठीक है, तो इसको हम रिटेन प्रॉफिट कहेंगे। उसके बाद में हमारा प्रेफर्ड स्टॉक गेट प्रेफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, ये मैंने आपको पहले बताया है। क्लेम ऑन एसेट्स इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, इसका फॉर्मूला क्या है प्रेफर्ड स्टॉक का? इसका फॉर्मूला है जी R इज़ इक्वल टू D/P। R इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, D इज़ अ प्रेफर्ड डिविडेंड एंड P इज़ अ मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ये जो फार्मूलाज हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी तौर पे देख लेना है। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? R को हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को, जबकि D हमें जो बताया गया है वो 5 है, और P जो हमारे पास है जो मार्केट प्राइस है उसकी वो है 60 रुपीज़। तो R इज़ इक्वल टू D/P, जो 5 को डिवाइड करेंगे 60 पे, तो हमारे पास R की वैल्यू जो है प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आएगी 8.33%। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कॉमन शेयर्स, ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉमन शेयर्स को। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं इसकी कि नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड एंड ग्रोथ इन स्टेजेस। ये इसकी कुछ स्टेज एजम्पशंस हैं जो कि आपने हमें आगे डिस्कस इसको करते हैं। इसको हम फ्लक्चुएट डिविडेंड भी कहते हैं। वाई नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, इसको हम क्यों कहेंगे? अगर कंपनी मुनाफा अपने पास रख ले तो मुनाफा भी बढ़ जाएगा, और कंपनी सारा मुनाफा ही दे दे तो इसके पास खुद कुछ नहीं बचेगा, और रेट डिविडेंड का एक ही रहेगा। इसलिए जो है कंपनी अपने पास जो है इसको नो ग्रोथ डिविडेंड को प्रेफर करती है। उसके बाद में वाई कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट रिटेन बाय कंपनी, फॉर एग्जांपल 50% ऑफ प्रॉफिट इज़ रिटेन बाय कंपनी। वाई ग्रोथ इन स्टेजेस, यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ को क्यों प्रेफर किया जाता है कि अगर मिसाल तौर पे कंपनी अगर 100% कमा रही है तो उसका जो 50% है वो कंपनी अपने पास रख लेती है एज अ रिटेन प्रॉफिट, ताकि वो जो आगे आने वाले अखराजात को वो कर सके।
वाई ग्रोथ इन स्टेजेस, अगर कंपनी मुख्तलिफ रेट के लिहाज से प्रॉफिट रखे, कभी 2% कभी 5%, ठीक है, पर वो कांस्टेंट से ग्रो ना करे, इसलिए हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस बना लेते हैं ताकि जो है कंपनी मुख्तलिफ टाइम्स में अपनी जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह भी देख सके और अपने अखराजात को भी वो कर सके। नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड फार्मूला, R इज इक्वल टू D ओवर P, वेयर R इज़ द कॉस्ट, D इज़ द डिविडेंड एंड P इज़ द मार्केट प्राइस। इनमें अगर हम पिछले क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ को पुट करें तो हम इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। R इज़ इक्वल टू D ओवर P, वेयर R इज़ इक्वल टू 5/50 जो कि मार्केट प्राइस है, तो इसमें कॉस्ट हमारी 10% आ जाएगी। कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसको ये MCQs के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है जी R इज़ इक्वल टू D1 ओवर P प्लस G। यहाँ पे इसको एक और चीज़ बताने वाली है कि ये कांस्टेंट ग्रोथ जब चलती रहेगी, ये लगातार बढ़ता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा, ठीक है। इसको हम जो है वो परपेचुटी भी कह सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि D1 हम कैसे कैलकुलेट कर, D1 की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। D1 जो है वो आने वाले साल में होगा, ठीक है, कमिंग ईयर, जो कि आपने अगले साल में इसकी वैल्यू देखेंगे डिविडेंड की, और D0 जो है वो पिछले साल में जो अदा हो चुका है वो वैल्यू होगी डिविडेंड। तो इसकी कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला ये है D1 इज़ इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस G, ठीक है। D0 पिछले साल की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस G, या जिसको आप रेट ऑफ रिटेंशन रेशो भी कहेंगे। ये इसकी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करके फिर D1 की वैल्यू निकलेगी और आपने फार्मूला में पुट करनी है। R इज़ इक्वल टू D1 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेशन से निकाली वो ओवर प्राइस, मार्केट प्राइस प्लस G जो आपको ग्रोथ रेट दिया गया है 6%, इस तरह से करके आप इनकी जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा आएगा वो ग्रोथ इन स्टेजेस आएगा, 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल या 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल। किसी भी कंपनी के डिविडेंड का एक जैसा ग्रो नहीं कर सकती। इसमें कई मरतबा आप लोग फर्स्ट 5 ईयर को देखते हैं कि फ़र्स्ट 5 ईयर में वो उनकी ग्रोथ सेम रहेगी, फिर उसके बाद में चेंज आएगा और वो इन्फिनिटी तक जाएगी। जब आप 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल में आप क्या करेंगे कि पहले 5 सालों को जो हम लोग लगा लेंगे अंदाज़ा कि पहले 5 सालों में इसकी कांस्टेंट ग्रोथ रही है। उसके बाद में जो अगला, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, तो अगले वाली जो वैल्यू है 6 ईयर से आगे तक वो इन्फिनिटी तक वो उसकी ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। 3 स्टेजेस में उसके 3 हिस्से कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंटिंग डिविडेंड ऑफ ई स्टेज, डिविडेंड जो है वो हर स्टेज के डिविडेंड को डिस्काउंट करेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लास्ट स्टेज ऑलवेज गोज टिल इन्फिनिटी, जो लास्ट स्टेज होगी वो हमेशा इन्फिनिटी तक जाएगी। अप्लाई कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला ऑन द लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज पे आपका जो कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। लास्ट स्टेज डिविडेंड वैल्यू शुड बी फर्दर डिस्काउंटेड फॉर द ईयर फ्रॉम वेयर द लास्ट स्टेज स्टार्ट्स, जो लास्ट स्टेज की डिविडेंड की जो वैल्यू है वो फर्दर डिस्काउंट होगी उन ईयर से जहाँ पे लास्ट स्टेज स्टार्ट होगी। सपोज़ करें अगर हमने 10 साल का कोई हमारा टेन्योर है, तो हमने पहले 5 सालों में एक वैल्यू ले ली, फिर 3 सालों में अगले एक वैल्यू ले ली, फिर 8 से आगे इन्फिनिटी तक ली, तो 8 साल पे भी वो डिस्काउंट फर्दर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस निकालते वक्त ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इसको वापस कैलकुलेट भी करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, बार बार वैल्यू लगा के देखेंगे कि कौन सा वैल्यू जो है वो कॉस्ट के बराबर आ रही है। उसके बाद में इफ़ेक्ट ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, कि हम किस चीज़ पे जो है वो चीज़ को ख़रीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं। फ़िक्स नंबर ऑफ़ डिविडेंड, के जो हमारे डिविडेंड फ़िक्स नंबर के हैं, कितने एक जो डिविडेंड हैं वो हम लोग ने इशू करने हैं। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, इसमें सब हिट एंड ट्रायल मेथड हम ये अंदाज़ा से डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके देखेंगे कहाँ पे क्या कॉस्ट जो है उसकी इक्वल आ रही है। फिर डिस्काउंट डिविडेंड फॉर द होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड जो आपका है जिस जहाँ पे आपने होल्ड किया हुआ है उस पे डिविडेंड को डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड, जो आपकी होल्डिंग पीरियड का एंड है उस पर भी हम लोग एक्सपेक्टेड प्राइस को डिस्काउंट कर लेंगे। उसके बाद में व्हाट आर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज़ या पब्लिक डेट, जो कि आप लोग पब्लिक डेट होता है, ठीक है, या उसके बाद में ये इसको सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। ये लोन की सूरत में भी होगा जो किसी दरमियानी पार्टी के ज़रिए लिया जाएगा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड।
जो ऐसे जो डेट्स जो कि सिक्योर्ड होते हैं, जो कि महफूज हाथों में होते हैं, लाइक बैंक, और अनसिक्योर्ड जो कि महफूज हाथों में नहीं होते पर वो जनरली ही काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस में रन कर रहे होते हैं। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स वर्सेस लोन इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड टू कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड वर्सेस इंटरेस्ट लोन लोअर देन द लोन ड्यू टू इंटरेस्ट टू अदर पार्टीज़, ये इससे लोअर होगा। कॉस्ट एंड बॉन्ड रेटिंग, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड होगा, नो मैच्योरिटी या परपेचुअल बॉन्ड होगा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड होगा, इस पे इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद में कूपन बॉन्ड, इसकी जो मैच्योरिटी नहीं होती और इसका इंटरेस्ट होगा कूपन बॉन्ड का। व्हाट इज़ डिस्काउंटेड, मार्केट रेट और मार्केट वैल्यू से इसको कम करेंगे, और उसके बाद में ये इंटरेस्ट भी है और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी है। मैच्योरिटी वैल्यू, जब बॉन्ड कोई मैच्योर हो जाता है, उसकी अगर एक बॉन्ड इशू किया जाता है 20 साल के लिए, तो उसकी जब वो मैच्योर 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उसकी जो है मैच्योरिटी हो जाएगी। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इसमें नो इंस्टॉलमेंट होती है। डिस्काउंट द मैच्योरिटी वैल्यू, जो मैच्योरिटी वैल्यू इसकी जब पूरी हो जाती है तो ये तब डिस्काउंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है जी V इज़ इक्वल टू MV 1 + R इनकी पावर -n। इसको फर्दर अगर डिस्काउंट करें और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो R इज़ इक्वल टू P/MV, ठीक है, -1/n -1, ठीक है। ये इसकी दोनों फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से याद रख लेना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का, ये डिस्काउंट करने का फॉर्मूला है। उसके बाद में हम कॉस्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड करेंगे, इसकी इंस्टॉलमेंट्स होती है, इसकी नो मैच्योरिटी वैल्यू होगी। परपेचुअल है क्योंकि ये जैसे एनुटी मैंने बताया था आपको इन्फिनिटी तक चलेगा, इसलिए ये लगातार इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होगी। इसका फॉर्मूला है जी V इज़ इक्वल टू I/R या R इज़ इक्वल टू I/P। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कूपन बॉन्ड, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसकी कॉस्ट को हम लोग अंदाज़ा लगा के हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर डिस्काउंटेड इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं, या डिस्काउंट मैच्योरिटी वैल्यू को भी करके हम इसको देख सकते हैं। देन आएगा बॉन्ड यील्ड, रिटर्न ऑन द बॉन्ड होल्डर ऑन द करंट मार्केट प्राइस। रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डर ऑन करंट मार्केट प्राइस, इसे यील्ड इसलिए कहेंगे कि ये जो रिटर्न है आपकी करंट प्राइस के लिहाज से जो है वो बॉन्ड होल्डर को मिलेगी। यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी आएगी रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन। बॉन्ड की खरीदो फरोख्त के ज़रिए ये जो मामलात होते हैं, इसमें रिटर्न होल्डर को रिटर्न भी मिलेगी, बॉन्ड होल्डर को, इसमें इंटरेस्ट और कैपिटल गेन दोनों शामिल होंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, YTM, ठीक है, इज़ इक्वल टू C प्लस फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ओवर T डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ओवर 2। सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, ऊपर वाले में आपने जो फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को निकाल देना है, जबकि नीचे वाले में प्लस कर देना है, तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को पहले कैलकुलेट करेंगे, रिस्क फ्री रेट को हम कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस को करेंगे, रिस्क प्रीमियम को करेंगे, जो कि आपने फ्यूचर में से वो निकालते हैं रिस्क प्रीमियम, एंड बीटा को रिस्क भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये पहले भी आपने कैपम फॉर्मूला पिछले मॉड्यूल में देखा। RE इज़ इक्वल टू RF प्लस बीटा एक्स RM माइनस RF, तो ये रिस्क प्रीमियम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमें सही कीमत बताता था कि मार्केट में कितना रिस्क पाया जा रहा है। उसके बाद में जी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या EVA, मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है बिज़नेस की वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना बिज़नेस वो मुनाफा कमा रहा है और इतना कमाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। वाई EFE इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, व्हाट इज़ EFE इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदाज़ा हम किस तरह से लगा सकते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो ये ज़्यादा सही काम कर रहा होगा, और अगर ये नेगेटिव इसकी वैल्यू होगी तो ये कम काम कर रहा होगा और कम पैसे कमा रहा होगा। कैन इट बी ज़ीरो, सिर्फ इतना ही कमाया जा रहा है जितना लोग सोच रहे हैं, तो वो ज़ीरो इसकी वैल्यू कब होगी, जब
जो एक्सपेक्टेड प्राइस के अकॉर्डिंग वो कमा रहा है, ठीक है, पर वो लोग जो है वो उससे मुनाफा नहीं कमा सक रहे, पैसे नहीं बच रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये इसकी वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद में इसका फॉर्मूला है जी NOPAT माइनस नेट। NOPAT का मतलब है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड उसके बाद माइनस इंटरेस्ट इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाई WACC। ये इसका जो फॉर्मूला है, इसके ज़रिए आपने कैलकुलेशन इसकी कर लेनी है। ये था आप मॉड्यूल नंबर 10। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।